गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है इकबाल अली खान और आप है इकबाल IAS अकादमी पर। फ्रेंड्स, हम पॉलिटी के MCQs कर रहे थे। 1600 प्लस MCQs करने का हमने निर्णय लिया है और इस सीरीज़ में ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। बिना देरी किए पहले क्वेश्चन को लेते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, हमें इस बारे में बताना है। आइए यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, यद्यपि राष्ट्रपति के पास परिस्थिति जनित विवेकाधिकार नहीं है परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक विवेकाधिकार हैं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, यही स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। परिस्थिति जनित विवेकाधिकार नहीं है, ये बात गलत है। राष्ट्रपति के पास, हमारे राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 74(1) में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और वह उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राइट फ्रेंड्स, परंतु उसके पास कुछ परिस्थिति जनित विवेकाधिकार होते हैं या विशेषाधिकार होते हैं। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार नहीं होते हैं। जैसे लोकसभा में, मान लेते लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति के पास ये विवेकाधिकार होता है, वो अपने विवेक से निर्णय कर सकता है, निश्चित कर सकता है कि वह सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करे, किस पार्टी को आमंत्रित करे। इसके अलावा अगर मंत्रिमंडल सदन में विश्वास मत खो देता है तो वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है। राइट फ्रेंड्स, तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राइट स्टेटमेंट है। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूत व उच्चायुक्तों को भेजा करता है। ये भी राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। ये भी राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। आइए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट फ्रेंड्स, तो 2 कथन दिए यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा है, फिर विकल्प दिए हैं। हम आइए एक एक करके कथन पढ़ लेते हैं, फिर विचार करते हैं। नंबर 1 कथन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए फ्रेंड्स, चुनौती नहीं दी जा सकती। आइए दूसरा पढ़ लेते हैं पहले। यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता है तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते। देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। हमसे कथन कौन सा सही है ये पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, पहला कथन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। ये गलत स्टेटमेंट है, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जाते हैं। किसके द्वारा निपटाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जाते हैं। और दूसरा कथन क्या कहता है, यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता है तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते। देखिए, निर्वाचक मंडल के किसी भी सदस्य का पद अगर रिक्त होता है
तो राष्ट्रपति का चुनाव रोका नहीं जा सकता। अगर पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव रोका नहीं जा सकता। तो राष्ट्रपति का चुनाव रोका नहीं जा सकता। राष्ट्रपति का चुनाव रोका नहीं जा सकता। राइट फ्रेंड्स। जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगर तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन से कथन सही है, ना तो एक ना दो, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। पहले प्रश्न से संबंधित है दोस्तों। पहले प्रश्न में उल्टा कहा था कि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक विवेकाधिकार हैं परंतु परिस्थिति जनित विवेकाधिकार नहीं है। यहाँ पर देखो सही बोला है, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, सही बात है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार हैं। निम्नलिखित में से किन या किस परिस्थिति या परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, हमसे ये पूछा है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर क्वेश्चन है और उसके बाद फिर विकल्प दिए हैं। हम देखते हैं, पहले एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, देखो ये जो उसका कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। जो पहला स्टेटमेंट है ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जहाँ तक बात है वो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। कार्यकारी शक्ति और कार्य के अंतर्गत आता है, तो ये अपनी ये उसका अधिकार है, ना कि परिस्थिति जन्य अधिकार है। तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय ये कोई परिस्थिति जन्य अधिकार नहीं है, ये उसका कार्यकारी अधिकार है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो तो लोकसभा को विघटित करने में, ये राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। अभी बताया था हमने कि अगर मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है तो लोकसभा को विघटित कर सकता है, और अगर मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो वह लोकसभा अगर विश्वास मत खो देती है तो वह मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है। और तीसरा स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद को विघटित करने में यदि वह लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर पाए, ये भी राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। तो इन दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय, ये परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार उसे हैं और अपने विवेक से यहाँ पर वो निर्णय कर सकता है। अदरवाइज राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74(1) में ये बात कही गई है। बाकी ये परिस्थिति जन्य कुछ उसके अधिकार आ जाते हैं। तो ये दोनों, दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट है। सही ऑप्शन चुनना है हमें। तो कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, दूसरा और तीसरा, डी में ये लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ गलत लिखा है, सी लिखा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन पर हम आते हैं, प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में किस संविधान किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल है 1, 2, 3 यानी 123, 123 आर्टिकल में राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ओके फ्रेंड्स, हम आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम। दूसरा स्टेटमेंट है, अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब ये पूछा है हमसे, उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है या है? राइट फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं, आइए एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 123 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु अध्यादेश कब जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद का दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। मान लीजिए लोकसभा सत्र में है पर राज्यसभा सत्र में नहीं है, और राज्यसभा सत्र में है या फिर लोकसभा सत्र में नहीं है, तब भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और अगर दोनों नहीं है तब भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा
अगर राष्ट्रपति को लगता है कि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राइट फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। तो ये जो है वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक भी सदन अगर सत्र में नहीं है तब भी वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं। अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। देखिए फ्रेंड्स, 1975 के 38वें संशोधन में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बनाया गया था। हालांकि फिर क्या हुआ, अनुच्छेद सन 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा लाए गए अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किसके? 1978 के 44वें संविधान संशोधन में अब दी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो ना तो एक है ना दो है। इसमें पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये दोनों ही रॉन्ग है। तो ना एक होगा ना दो होगा। राइट फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही हैं? कैसे हैं? सही हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन पूछा है, फिर उसके बाद विकल्प दिए हैं। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक कर। पहला स्टेटमेंट है, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राइट फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, एकदम राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। हम स्टेटमेंट के हिसाब से अगर विकल्प देखें तो इस तरह भी हम प्रश्न सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्टेटमेंट एक राइट है और एक किस में है? पहले में बी में है, सी में है और डी में नहीं है। तो डी तो रॉन्ग हो जाएगा पहला, क्योंकि राइट है। आपको पता है फ्रेंड्स के संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राइट फ्रेंड्स, और इसमें राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों की जिनमें विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, इनके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें सीधे जनता वोट नहीं करती है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता के प्रतिनिधि द्वारा इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आइए, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये कैसा स्टेटमेंट है? सभी निर्वाचित, क्या लिखा है? सभी निर्वाचित, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। इसके अलावा वह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। अभी पढ़ा कि वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो तीसरा नीचे है, ये दोनों राइट हैं। इसके अलावा चौथा जो स्टेटमेंट है हमारा कौन सा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। राइट फ्रेंड्स, हमारे जो विधान परिषद हैं उनके पास राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमारे जितने स्टेट हैं 28 स्टेट हैं, उनमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद हैं। आंध्र प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां विधान परिषद हैं। तो उन विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अतः ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट राइट है। इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन, यहाँ पर बी लिखा है पर सी ऑप्शन हमारा इस हिसाब से ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है? राइट, नामित किया जाता है। कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को? देखो फ्रेंड्स, संविधान का आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में चार विषयों से संबंधित व्यक्तियों को
राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और किन से संबंधित? जो साहित्य, 4 विषय हैं, साहित्य विज्ञान, इसके अलावा कला और समाज सेवा। से संबंधित या विशेष ज्ञान प्राप्त रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया था। कितने सदस्यों किया था? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 तो ये हो गए। इसके अलावा आर्टिकल 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को या सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स? 14 आंसर हो जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, 14 आंसर हमारा सही हो जाएगा। परंतु फ्रेंड्स एक बात याद रखने की है, 25 जनवरी 2020 में एक जो संविधान संशोधन है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या हुआ है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जो चाहे राज्य विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में, तो उनका जो सदस्यता है, आरक्षित सीट है, वो निष्प्रभावी कर दी गई है। परंतु जो अभी विधानसभा या फिर संसद बनी हुई है, जब तक वो विघटित नहीं हो जाती तब तक वो सदस्य के स्थान बने रहेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के स्थान बने रहेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये 17वीं लोकसभा है, ये हमारा 2019 में चुनाव हुआ था। अगला चुनाव होगा 2024 में। तो 2024 में अगला चुनाव होगा। तो जब अगला चुनाव होगा तो उसमें सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य नामित नहीं किए जाएंगे, तब आंसर हो जाएगा 12, सही होगा आंसर। राइट फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में सही कथन का चयन करें। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, आइए देखते हैं एक एक कथन करके कि कौन से कथन सही हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राइट फ्रेंड्स, एकदम राइट स्टेटमेंट है। महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो संविधान के आर्टिकल 61 में इस बात का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद मतलब लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित व मनोनीत को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सभी सदस्य लोकसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राइट है एकदम। अगला है महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी राइट है। इसके अलावा सी ऑप्शन है, इस प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। और डी है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? देखिए 4 यहाँ पे विकल्प दिए हैं, हम पढ़ लेते हैं। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये संवैधानिक विशेषाधिकार या विवेकाधिकार है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह सलाह को एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पर धन विधेयक को छोड़कर। तो ये पूछा हमसे सही नहीं है,
ये तो हमारा राइट स्टेटमेंट है, तो ये नहीं हो सकता हमारा। इसके अलावा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए हेतु लुटाना, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। पुनर्विचार हेतु धन विधेयक को नहीं लुटा सकता। हमसे पूछा गलत कौन सा, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। लोकसभा को भंग करना, अगर मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है या प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। ये परिस्थितिजन्य उसका जो है अधिकार है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राइट फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह था, देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक सिर्फ पॉकेट वीटो वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, उस वक्त उन्होंने जेवी या पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था। भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ किया था। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी तक केवल इसी में जो है राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उस समय की सरकार ने दोनों सदनों से पारित करके विधेयक इनके पास भेजा, तो इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, और ये बाद में अगली सरकार जब चुन के आई तो ये विधेयक दूसरी सरकार ने संसद में पेश ही नहीं किया, और ये स्वतः ही समाप्त हो गया। और राइट फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो हम इस बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आइए बात करते हैं इस पर। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये क्या करते हैं, मतदान करते हैं, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य संसद के मतदान करते हैं, ठीक है, पर उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं करते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, परंतु उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं, तो यही वाला हमारा ऑप्शन जो है सही है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, राज्यसभा के सदस्य ये भी करते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए हम, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, जो संविधान के आर्टिकल 63 से 71 तक में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब आर्टिकल 66(1) क्या कहता है? आर्टिकल 66(1) क्या कहता है? उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों यानी निर्वाचित व मनोनीत से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव किया जाएगा। ये कैसा स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। हमसे क्या पूछा है? सही नहीं है, यही स्टेटमेंट हमारा होगा। ये क्योंकि गलत है और यही स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। गलत हमसे पूछा है क्योंकि निर्वाचित नहीं केवल मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के। राइट फ्रेंड्स, ओके, अगला पढ़ लेते हैं। फिर भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। ये राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। ये भी राइट है। उपराष्ट्रपति का भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा और कोई लाभ का प्रदान नहीं करेगा। ये भी राइट है। तो हमसे गलत पूछा है, कौन सा गलत है? ये वाला गलत है, तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, पहला वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन पूछा है, विकल्प दिए हैं। पहला क्या स्टेटमेंट है? इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
हमसे पूछा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर उपराष्ट्रपति की बात की है और क्या कहा है, इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सभी से भाग लेते हैं। राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, ये भी हमने पढ़ा, ये भी राइट स्टेटमेंट है। ये दोनों राइट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद आर्टिकल 64 में ये बात लिखी है। राइट फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही सही हैं, सही ऑप्शन हमें चुनना है, तो दोनों सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट, अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? अभी पढ़ा राज्यसभा का। राइट फ्रेंड्स, अगला, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना होता है? देखिए, संविधान के अनुसार किन किन कर्तव्यों का पालन करना होता है? दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक प्रश्न दिया है, फिर विकल्प दिए हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आइए। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। दूसरा है, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हों। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कैसा उत्तर चुनना है? सही उत्तर चुनना है। राइट फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं ये आर्टिकल 355 क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल 355 के अनुसार केंद्र को दो कर्तव्यों का पालन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से कर्तव्य का? पहला एक कर्तव्य है, वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। राइट फ्रेंड्स, तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। इसके अलावा उसे सुनिश्चित करना होता है कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संचालित हो रही हैं। ये दोनों केंद्र सरकार के कर्तव्य होते हैं। आर्टिकल 355 में ये बात लिखी गई है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी लिखा है। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखा था और महाभियोग अधिकरण भी देख चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग कौन कौन है? लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। कौन सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं निर्वाचक मंडल, और ये सदस्य महाभियोग के भी हैं। ठीक है, अब महाभियोग राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन है? ये राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी हैं, पर महाभियोग में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल और केवल लोकसभा व राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, यानी सभी सदस्य भाग लेते हैं इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में। ठीक है, सभी सदस्य भाग लेते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। राज्य की विधानसभा के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था फ्रेंड्स। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हम अगली वीडियो कल अपनी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।